कृषि प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन एग्रीकल्चर कृषि पे आज अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर की कुछ बेसिक की जानकारी और अपन फल फ्रूट की बात कर लेंगे। फल फ्रूट में अपन आगे पढ़ लेंगे आगे कुछ, तो अपन हॉर्टिकल्चर में कुछ बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक में क्या है, देखो हॉर्टिकल्चर जो क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है क्या है कि कृषि विज्ञान की वह शाखाएँ जिसके अंतर्गत जैसे फल, सब्जियां, झाड़ियां, अलंकृत पुष्प आदि का अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो कैसे, हॉर्टिकल्चर जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है बेटा? लैटिन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? देखो, एक तो होता है हॉर्टज, एक होता है क्या, कल्चरा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टज का मतलब होता है गार्डन, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन, गार्डन का मतलब होता है उद्यान, कल्टीवेशन होता है खेती। तो मैं कह दूं कि उद्यान विज्ञान की वह शाखाएं जिसके अंतर्गत फलों, झाड़ियों का आदियों का अध्ययन किया जाता है या फलों सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगर ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ऐसे प्रकार से शब्द बनता है। अगर मैं बात करूं, क्या देखो, पूरे विश्व में प्रथम पुस्तक लिखी गई थी एक। तो हमेशा ये याद रख लेना है। देखो, हॉर्टिकल्चर में 3 वैज्ञानिक हुआ करता था। एक तो जॉन लैंडले था, टी.के. नाइट था और एक था आर.एच. बेले। ये 3 वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने पूरे विश्व के प्रथम एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था क्या? फ्रूट क्रॉस्को ये नामक पुस्तक लिखी गई थी। इस कारण पूरे विश्व के उद्यान विज्ञान के जनक टी.के. नाइट को माना जाता है। ठीक, देखो, पूरे विश्व के जो प्रथम पुस्तक लिखी गई थी वो कौन था? टी.के. नाइट या जॉन लैंडले था या आर.एच. बेले था। 3 वैज्ञानिक हुआ करता था। ठीक है, आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये तो थी पूरे विश्व की। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में क्या है? तो भारत की जो प्रथम पुस्तक लिखी गई थी, तो किसने लिखी गई थी? तो अगर मैं भारत की बात करूं, किसकी? भारत की जो प्रथम पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी W.B. हेज के द्वारा। W. हेज के द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक का जो नाम था, वो इस पुस्तक क्या नाम था इस पुस्तक का? तो याद रखना, फ्रूट ग्रोविंग इन इंडिया। यह नामक पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर W.B. हेज के द्वारा लिखी गई थी। जो ये पुस्तक है वो लीची फल पर आधारित है। किस पर फल पर आधारित है बेटा? तो ये लीची फल पर आधारित है। ये लीची फल पर आधारित है। अगर मैं बात करूं, एक वैज्ञानिक हुआ करता था R.H. मैरीगोडा। तो R.H. जो मैरीगोडा नामक जो वैज्ञानिक था, तो उसका जो जन्म था वो कहाँ का निवासी था?
तो उसका जो जन्म 8 अगस्त 1916 को हुआ था। वह एक कर्नाटक का निवासी था। उन्होंने क्या करा, भारत में भी वह जो है इस पुस्तक पर वो क्या करता, उत्कृष्ट के इस पुस्तक के अंतर्गत उत्कृष्ट का कार्य कर रहा था। इस कारण इस 8 अगस्त को उसे हॉर्टिकल्चर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर डे के रूप में मनाया जाता है। देखो आगे अब अगर मैं बात करूं, कुछ इसकी शाखाएं होती हैं। इसकी कुछ शाखाएं होती हैं क्या, देखो शाखाओं की अगर मैं बात करूं, देखो शाखाएं क्या क्या होती हैं। देखो सबसे पहले आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, इसमें तो बोलते हैं फल विज्ञान। दूसरा आता है अपने पास क्या, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर मतलब झाड़ियों का अध्ययन। इसमें क्या करेंगे बेटा, झाड़ियों का अध्ययन करेंगे। तीसरा आता है अपने पास क्या, सिल्वीकल्चर। इसमें वनों का अध्ययन करेंगे। एक आता है अपने पास क्या, विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती करेंगे। अपने पास आता है पांचवा क्या, इसके पांचवा आता है सिट्रिकल्चर। सिट्रिकल्चर इसमें क्या करेंगे, नींबू वर्गीय फलों का अध्ययन। ये कुछ ऐसी शाखाएं होती है, उनके बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ किसकी, सबसे फर्स्ट नंबर में पोमोलॉजी। क्या है, पोमोलॉजी। जो पोमोलॉजी है ये दो शब्द से मिलकर बना। क्या है, दो शब्दों से मिलकर। एक होता है पोम, एक होता है गोसियोलॉजी। देखो ये है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द भी है, ये लैटिन भाषा का शब्द भी है और ग्रीक भाषा का शब्द भी है, हाँ ना। देखो पोम है ना, पोम का मतलब होता है फ्रूट। क्या होता है बेटा, पोम का मतलब होता है फ्रूट। लोगोस का मतलब होता है क्या, स्टडी। ठीक, क्या होता है, स्टडी। फ्रूट का मतलब होता है फल, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। ये पोम है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसलिए ये लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ था। सॉरी, ये ग्रीक भाषा का है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, इसी प्रकार अगर बेसिक को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। क्या, देखो आर्बोरिकल्चर में झाड़ियों का अध्ययन करेंगे, इसमें सिल्वीकल्चर वनों का अध्ययन करेंगे, विटीकल्चर में अंगूर की खेती कर लेंगे, सिट्रिकल्चर में नींबू वर्गीय परिवार का अध्ययन करेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं अपन इसको। चलो हॉर्टिकल्चर में अगर मैं बात करूं किसकी, देखो मैं सबसे पहले फल उद्यान विज्ञान में सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, पपीता की। सबसे पहले अगर मैं पपीता की बात करूं तो देखो सबसे पहला फल आता है अपने पास क्या,
पपीता। क्या पढ़ेंगे अपने सबसे पहले पपीता। देखो पपीता की अगर मैं बात करूं सामान्य जानकारी की अगर मैं बात करूं, देखो क्या इसकी कुछ सामान्य जानकारी की अगर मैं बात करूं तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्या कैरिका पपैया। इसका कुल क्या हो जाएगा, कैरिकेसी। क्या हो जाएगा इसका कुल कैरिकेसी हो जाएगा। अगर मैं इसके गुणसूत्र क्रोमोसोम की बात करूं तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 2n बराबर इसका हो जाएगा गुणसूत्र संख्या 18। क्या हो जाएगा, 2n बराबर गुणसूत्र संख्या 18। अगर मैं इसकी बात करूं परागण, तो इसमें कैसा परागण होगा, इसमें पर परागण पाया जाता है। अगर पर परागण का अगर मैं माध्यम की बात करूं, किसके द्वारा इसमें परागण होता है, वायु के द्वारा होता है। आया। अगर मैं इसमें बात करूं पुष्करम, तो पुष्करम इसका होगा साइमोज या सोलेंट्री। ठीक है। अगर मैं पपीते का फल प्रकार की बात करूं, किसकी फल प्रकार जो होता है, अगर फल प्रकार की बात करूं तो इसका फल प्रकार क्या हो जाएगा पपीते का, तो सरस या बेरी। क्या हो जाएगा, सरस या बेरी। अगर मैं बात करूं किसकी, शोषण के आधार पर, अगर शोषण के आधार पर कैसा पादप है, तो क्लाइमेट्रिक पादप है। कैसा पादप है, क्लाइमेट्रिक पादप है। अगर मैं प्रदीप्तिक कालिता के आधार पर कैसा पादप है, डीएनपी पादप है। डे नेचुरल प्लांट है ना, ऐसे बोला जाता है इसे। अगर मैं बात करूं क्या, अगर मैं इसके अन्य नाम की बात करूं तो पपीता जो होता है, पपीते का जो अन्य नाम होता है वो क्या, ब्रेकफास्ट फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। कॉमन मेंस फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा इसका नाम है गलियारों का फल। गलियारों का फल। चौथा इसके नाम मेलोन ट्री के नाम से भी जानते हैं। मेलोन ट्री के नाम से भी जानते हैं। कुछ इसे पाव पाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक, देखो ब्रेकफास्ट, कॉमन मेंस फ्रूट, गलियारों का फल, मेलन ट्री, या अपन इसे पाव पाव के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपन बैकयार्ड फ्रूट भी बोलते हैं। बैकयार्ड फ्रूट के नाम से भी जानते हैं इसे, बैकयार्ड। अगर मैं पपीते का उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थान जो होता है, इसका उत्पत्ति स्थान होता है मेक्सिको। क्या हो जाएगा, मेक्सिको या अमेरिका। ये तो थी अपनी सामान्य जानकारी। पपीते से कुछ संबंधित सामान्य जानकारी थी जो कुछ पेपर में पूछ लिया जाता है। कभी परागण पूछ लिया जाता है, क्रोमोसोम पूछ लिया जाता है, वगैरह नाम तो कई बार पूछा गया है। इसका कुल भी कैरिकेसी होता है ना, इसी प्रकार पूछ लिया जाता है। लिख लो। इसके कुछ आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ जो पपीता होती है, पपीता जो होता है, पपीता को अपन एक द्विबीजपत्री एवं एक लिंगाश्रय पादप और दूसरी बात से पादप होता है। और अपने भारत में 16वीं शताब्दी में आ गया था, तो अपन इसे 16वीं शताब्दी का फल भी बोलते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं कुछ बेसिक।
देखो पपीते के बारे में आगे, पपीता एक द्विबीजपत्री एवं लिंगाश्रय देखो पपीता एक द्विबीज एक लिंगाश्रय पादप है जो अपने इंडिया में, जो भारत में कब आया, तो भारत में 16वीं शताब्दी में आ गया था। 16वीं शताब्दी में अपने भारत में आया। अगर मैं पपीता की बात करूं तो पपीता जो है आम के बाद अगर सर्वाधिक विटामिन ए होता है, इसमें कितना 2020 IU 100 ग्राम फल में, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या ये आम के बाद अगर सर्वाधिक उत्पादित होने वाला भी कैसे नंबर 1 पर है, पपीता नंबर 1 पर है। एक निश्चित क्षेत्र एवं समय में सर्वाधिक आमदनी प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार जो पपीता होते हैं, पपीता जो होता है, पपीता में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, पेप्सिन या मायोसिन। तो पपीता जो होती है, पपीता में पेप्सिन या मायोसिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, अपने भोजन को पाचन करने में सहायता करता है। उसी प्रकार मैं बात करूं पपीता जो होती है, पपीता का जो फल होता है, पपीता जो फल है वो उदर रोगियों हेतु उपयुक्त फल माना जाता है। अगर मैं बात करूं पपीता जो थे, पपीता में एक कार्पिन नामक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्पिन नामक तत्व पाया जाता है। जो कार्पिन नामक जो तत्व होता है, इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग करते हैं अपन चमड़ा उद्योगों में या चमड़ा साफ करने में, चिकित्साओं में या उत्तेजक दवाइयाँ बनाने में भी कार्पिन नामक तत्वों को काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो क्या, तो हमेशा याद रख लेना है। अगर मैं बात करूं जो पपीता होती है, पपीते का जो गुद्दा होता है वह लाल भी होता है और पीला भी होता है। तो लाल और गुद्दे का जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है, देखो अगर मैं पीला की बात करूं तो गुद्दे का जो पपीता जो होता है, पपीते का जो गुद्दा जो पीला होता है किसके कारण है, तो ज़ैंथोफिल के कारण या कैरिका ज़ैंथिन के कारण। ज़ैंथोफिल या कैरिका ज़ैंथिन के कारण पपीते का जो गुद्दा होता है वह पीला रंग होता है। अगर मैं लाल रंग की बात करूं, क्या लाल रंग, तो लाल रंग किसके कारण होगा, तो इसका पपीते का गुद्दे का जो लाल रंग होता है या तो लाइकोपिन के कारण या एंथोसायनिन के कारण या अपन कैरोटीन के कारण इसका लाल रंग होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या पपेन, देखो इसको लिख लो थोड़ा। इसके बाद आता है पपेन। तो पपीता से जो कच्चा जो फल होता है तो उससे अपन प्राप्त किया जाता है पपेन।
तो पपेन क्या होता है कि पपीता के जो कच्चे फलों से जो निष्कासित जो लेक्टस पदार्थ होता है उसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और उसमें जो है 72.2% के लगभग उसमें प्रोटीन पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ पपेन जो होते हैं, पपेन में विटामिन सी की मात्रा भी सर्वाधिक मात्रा में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो 85 मिलीग्राम 100 ग्राम के पपेन में 85 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ पपेन में पाई जाने वाला जो एंजाइम है वो पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। दूसरी बात, पपीता की जो पपेन है, जो पपेन को सुखाने के लिए सबसे उपयुक्त टेम्परेचर होता है, तो उसका जो तापमान कितना होता है 50 से 60 डिग्री तापमान होता है। तो पपीता की जो पपेन को लंबे समय तक अगर भंडारित करना है तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का 500 ppm को डालकर उसे क्या कर सकते हैं अपन लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं। उसके बारे में अपन लिख लेते हैं कुछ। देखो पपीता से जो अपन पपेन क्या है कि पपीता के कच्चे फलों से लेक्टस पदार्थ या द्रव्य जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है 72.2% के लगभग। अगर मैं बात करूँ पपेन में विटामिन सी वो 85 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है ना। अगर मैं बात करूं पपेन में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या, तो वह पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पपेन को सुखाने हेतु उपयुक्त तापमान कितना, तो हमेशा याद रखना वो 50 से 60 डिग्री तापमान। अगर लंबे समय तक भंडारित करना हो तो उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कितनी मात्रा 500 ppm है ना। इसी प्रकार पपेन प्राप्त न, अगर पपेन जो अपन प्राप्त कर रहे हैं तो पपेन निकालने से पहले कुछ उसको क्या करेंगे फलों का चयन। तो पपीता प्राप्त करने से पहले अपन फलों का जो चयन करते हैं, तो पपीता का जो चयन करते हैं तो कैसे, तो हमेशा ये याद रख लेना है जब पपीते का जब निषेचन हो जाता है, निषेचन होने के 90 से 100 दिन बाद या 75 से या 50-75% अगर वो परिपक्व हो जाती है उसका अपन पपेन प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पपेन को निष्कासित करने का जो सर्वोत्तम जो समय होता है वो कौन सा होता है, 6 से 9 बजे के बीच में कर सकते हैं। और पपीता से पपेन सर्वाधिक जो प्राप्त होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। कब होते हैं बेटा, वर्षा ऋतु में होती है। अगर मैं बात करूं आगे क्या कि जो पपेन को सर्वाधिक मात्रा में जो निष्कासित के लिए जो उपयुक्त जो सबसे अच्छी वेराइटी होती है वो कौन होते हैं, CO5 कोयम्बटूर 5 होता है ना। वो सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ जो CO5 जो है वो कितनी मात्रा में अपने को
पपेन प्राप्त कर सकते हैं, तो प्रति हेक्टर का हिसाब से 1500 से 1600 हेक्टर 1600 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अपन को पपेन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पपीता का चेन देखो, सबसे पहले पॉइंट आता है क्या कि निषेचन के बाद, जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद या तो 90 से 100 दिन का फल हो या 50 से 75% परिपक्व फल हो, इसका चयन कर लो। अगला केस क्या है अपने पास, क्या है पपेन हेतु पपेन की सर्वाधिक प्राप्ति हेतु जो किस्म होती है वह क्या, CO5। देखो, जो CO5 जो होती है ये प्रति हेक्टर ये 1500 से 1600 किलो प्रति हेक्टर पपेन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, इसे पपेन प्राप्त किया जाता है। सबसे ज़्यादा पपेन वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है बेटा, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होती है। अगला केस, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पपेन का सर्वाधिक उपयोग वो चमड़ा उद्योग को, चमड़ा को साफ करने में और इनमें किया जाता है। मैं एक विशेष बात बता रहा हूँ कि पपेन का उपयोग टूना मछली के लीवर से तेल निष्कासित हेतु भी उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर मैं इसके उत्पादन की बात करूं तो देखो, इसके उत्पादन के आधार पर अगर मैं बात करूं, लिख लो, अगर मैं इसके उत्पादन के आधार पर बात करूं तो इसके प्रोडक्शन के, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सर्वाधिक पपीते का उत्पादन होता है। कहाँ होता है बेटा, तो पपीते का सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राज़ील में। कहाँ होता है, ब्राज़ील। अगर मैं बात करूँ भारत में, अपने इंडिया में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, पपीते का, जो गुजरात में। तो याद रख लेना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में गुजरात में उगाई जाती है पपीता। अगर अपने इंडिया में सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है कहाँ पर, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में पपीते का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद राजस्थान में है ना, तो लिख लेते हैं चलो आगे की ओर देखते हैं। उत्पादन, अगर मैं बात करूं पूरे विश्व का, पूरे विश्व में सर्वाधिक पपीते का उत्पादन कहाँ है, ब्राज़ील में। कहाँ है बेटा, ब्राज़ील में। जबकि अपने इंडिया की, अगर मैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो उगाई जाती है पपीता वो गुजरात में। और अगर भारत में पपीते का सर्वाधिक उत्पादन वो कहाँ है, वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में होती है। देखो, अगर मैं इसकी जलवायु की बात करूं, क्या जलवायु,
अगर मैं इसके आगे जलवायु की बात कर लेता हूँ, जलवायु में क्या है, ये उष्ण जलवायु का फल है। किस जलवायु का फल है? उष्ण जलवायु। देखो, पपीता की खेती हेतु उपयुक्त तापमान, वो क्या है? इसका पपीता की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान होता है क्या? 30 से 35 डिग्री तापमान। ठीक। अगला केस अपने पास क्या है? जो पपीता होती है, पाला के, जलमग्नता, तेज हवा, लवणी क्षारीय मृदाएं, के प्रति संवेदनशील है। के प्रति क्या बेटा? संवेदनशील होती है ना। उसी प्रकार अगर आगे अपन बात करते हैं प्रवर्धन, देखो अगर इसका प्रवर्धन की अगर मैं बात करूं तो प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? बीज के द्वारा। अगर मैं इसकी बीज दर की बात करूं, किसकी? बीज दर। अगर बीज दर की बात करूं तो देखो, इसके पपीता में बीज दर दो प्रकार से होते हैं। एक तो इसमें दो वेराइटी होती है, एक तो डायोसिस होता है, एक गायनोडायोसिस होता है। देखो गायनोडायोसिस जो होते हैं, देखो गायनोडायोसिस की जो बीज दर होती है वो क्या? 250 से 300 ग्राम। अगर मैं बात करूँ डायोसिस, तो इसकी डायोसिस की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है बेटा? 400 से 500 होते हैं। क्या होते हैं? 400 से 500 ग्राम 500 ग्राम इसकी बीज दर होती है ना। अगर मैं नर्सरी की बात करूँ, क्या इसकी जो नर्सरी होती है, नर्सरी कब तैयार की जाती है पपीता में? या तो फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में कर लो, या जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त। अगर फरवरी में आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो मार्च में लगा दो। अगर आप जुलाई में नर्सरी तैयार कर रहे हो तो अगस्त के माह में लगा दो। अगर मैं पौध रोपण की बात करूं, किसकी? पौध रोपण की, इसका पौध रोपण किया जाता है जुलाई अगस्त में, या अगस्त सितंबर। अगस्त से सितंबर, इसमें क्या किया जाता है बेटा? पौध रोपण किया जाता है। सितंबर में इसमें क्या करते हैं? पौध रोपण करते हैं। अगर मैं बात करूं पपीता की बीजों का जो परीक्षण भार होता है, बीजों का परीक्षण भार वो होता है 50 ग्राम। पपीता के बीजों का परीक्षण भार कितना होता है? 50 ग्राम। अगर मैं कहूँ 1 ग्राम, 1 ग्राम में बीजों की संख्या जो है, तो 1 ग्राम में बीजों की संख्या कितने थे? 20। कितने होते हैं? 20 बीज होते हैं। कितने बीज होते हैं? 20 बीज होते हैं। अगला केस अपने पास क्या आता है कि पपीता की जो जीवन क्षमता होती है, क्या? पपीता की जो बीजों की जीवन क्षमता होती है,
जीवन क्षमता 3 माह होती है। अगर मैं बात करूँ कि पपीता के जो बीज होते हैं उस पे जो चिकनापन, अपन को कई बार पपीता खाते हैं तो पपीता खाते उसी टाइम जो बीज निकालते हैं उसको हाथ में लेने पर कैसा अपन को दिखता है, तो वह चिकनापन, जो चिकनापन आता है ना, वो जो उसके एक लेयर होती, परत होती चिकनी, उसे अपन क्या बोलते हैं, साइकोटेस्टा। क्या बोलते हैं उसको, साइकोटेस्टा। साइकोटेस्टा परत होती है। अगर मैं बात करूं कि पपीता के जो बीजों में जो अंकुरण का जो समय लगता है, तो पपीता के बीजों का जो अंकुरण का समय वो 15 से 20 दिन लगता है। अंकुरण समय 15 से 20 दिन, कितना से 15 से 20 दिन अंकुरण लगने में जो समय होता है। देखो, अगर मैं पौधे से पौधे की दूरी, अगर मैं R/P की बात करूं, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, अपने पास एक वैरायटी आती है क्या, पूसा नन्ना। पूसा नन्ना जो होती है, इस वैरायटी में 1.25 इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर पौधा लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं सामान्य दर, सामान्य पौधे जो लगाते हैं वह कितने, पपीता के जो सामान्य पौधे लगाते हैं 1.8 इंटू 1.8 मीटर, मैं कहूँ 2 इंटू 2 मीटर की दूरी पर। अगर मैं बात करूँ गड्ढों का आकार, क्या, गड्ढों का आकार, जो गड्ढों का आकार रखा जाता है क्या, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, लंबा इंटू चौड़ाई, तो मतलब इनकी बराबर रखी जाती है मीटर। अगर सेंटीमीटर पे बात करो तो 50 इंटू 50 सेंटीमीटर रखा जाता है ना। लिख लो, आगे कुछ बात करते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। क्योंकि पूसा नन्ना जो वैरायटी है वह सबसे बोनी है ना, वह IARI नई दिल्ली के द्वारा विकसित है ना। ये सबसे उत्परिवर्तित किस्म है ना। ये डायोसिस वैरायटी होती है ना, और जो है 1.25 पर इंटू की मीटर पर लगाया जाता है। लिख लिया, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो पपीता का जब पौधरोपण करते हैं, पौधरोपण करते हैं उस समय एक बात का ध्यान रखते हैं, क्या, क्यों, ये एक लिंगाश्रय पादप होता है। क्या, एक लिंगाश्रय पादप होने के कारण इसमें नर और मादा, जब नर और मादा जो पौधा लगाया जाता है वो क्या अनुपात क्या रखते हैं, नर 10:1। मैं कहूँ 90% तो मादा, मतलब 10% नर, 10:1 के रूप में इसमें पौधे लगाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रमुख कीट एवं रोग, कीट एवं रोग की, तो देखो इसमें कीट कोई विशेष नहीं है। देखो, एक होता है अपने पास, एक कीट होता है, उस कीट का नाम होता है क्या, सफेद मक्खी। जो सफेद मक्खी होता है ये भी एक पपीते में, क्योंकि इसमें कोई विशेष कीट ऐसा नहीं है जो हानि पहुंचाता है। सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेवेसाई। ये है ना, जो ये सफेद मक्खी जो होता है ये पर्णकुंचन,
पर्णकुंचन रोग में रोग वाहक का कार्य करता है। क्या करता है? रोग वाहक का कार्य। इस रोग को फैलाने का कार्य करता है सफेद मक्खी। ठीक है, अगर मैं रोग की बात करूं, क्या रोग, सबसे पहले रोग आता है अपने पास पर्णकुंचन। पर्णकुंचन देखो, पर्णकुंचन से पता चल रहा है पत्तियों का सिकुड़ना। तो हमेशा याद रखना, ये पपीते में भी हानि पहुंचाता है, ये भी पत्तियों को सिकुड़ जाता है। ये एक विषाणु जनित रोग होता है। ये कैसा है? एक वायरस जनित रोग होता है जो पौधों के दौरान पत्तियों में सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। ये कैसा है? ये विषाणु जनित रोग है। पौधे की पत्ती, जो पत्ते होते हैं ना, पत्तियों में सर्वाधिक हानि पहुंचाते हैं। दूसरा रोग आता है अपने पास विशेष, क्या? आर्द्र गलन रोग। देखो, आर्द्र गलन रोग को अपन डंपिंग ऑफ भी बोलते हैं इसको। डंपिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं। देखो, ये एक फफूंद जनित रोग होता है जो मर्दा में से होता है। मर्दा जनित रोग है ये भी, और ये फफूंद के द्वारा होता है। फफूंद का अगर मैं वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो फफूंद जो होते हैं वो होता है क्या? तो किस फफूंद के द्वारा ये आर्द्र गलन रोग होता है? तो फिथियम अफेनिडर्मेटम के द्वारा ये रोग होता है। तो क्या? फिथियम अफेनिडर्मेटम, फिथियम अफेनिडर्मेटम नामक फफूंद के द्वारा होता है। इस फफूंद को नियंत्रण के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे कि 250 ग्राम ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा को 100 ग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर छिड़क दिया या भुरकाव डाल दिया जाता है। उससे क्या होता है? इसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, आगे मैं कुछ इसकी वैरायटी के बारे में बात करूंगा। इसकी 2 प्रकार से वैरायटियाँ होती है। तो गायनोडायोसिस के बारे में बात करूंगा, एक डायोसिस के बारे में बात करूंगा। मैं गायनोडायोसिस वैरायटी को आपको अंगुलियों में याद कराने वाला हूँ। इसमें एक ट्रिक है जिसमें ही पूरे गायनोडायोसिस वैरायटी आ जाएगी। देखो वो क्या है, देखो आगे बढ़ते हैं। पपीता की जो वैरायटी है, पपीता की वैरायटी में अगर मैं बात करूं तो गायनोडायोसिस और डायोसिस के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो क्या है? देखो वैरायटी, देखो गायनोडायोसिस की एक अपने पास एक छोटी मोटी ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से अपन वैरायटी को याद करेंगे। देखो वो क्या है कि थाईलैंड एक्सोटिका, थाईलैंड एक्सोटिका होटल, थाईलैंड एक्सोटिका होटल में रेड लैंडे व ताइवान से 30 के साथ
सुप्रभात में सन मतलब सूर्य, सूर्य में 6 के मजे लिए। थाईलैंड में एक एक्सोटिक होटल है, उसमें रेन लेने ने और ताइवान 37 के साथ, ताइवान ने जर्सी पहन रखी थी 37 नंबर की, है ना। तो रेन लैंड ताइवान दोनों ने क्या करा, सुप्रभात सुबह के समय में सूर्य में 6 के मजे लिए थे। देखो इसके माध्यम से अपन पूरे गायनोडाइसिस क्या करेंगे, अपन फिंगर में अपन याद करने वाले हैं। वो क्या, देखो एक होता है थाईलैंड, ये वेराइटी, एक होता है एक्सोटिका, तीसरा हो जाएगा अपने पास ताइवान, ये ताइवान है ना, बस सर्वाधिक मीठी व लाल रंग की होती हैं, सर्वाधिक मीठी व लाल रंग गुद्दे वाली, लाल गुद्दे वाली वेराइटी होती है। एक होती है रेड लैंडी, यह रेड लैंडी है ना, ये विदेशी से आयातित किस्म है। विदेशों से आयातित किस्म है, सर्वाधिक उपज देती है ना। उसके बाद आते हैं ताइवान होगी CO3, ये है ना, क्योंकि अपन कई बार होटलों में खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद अपन को क्या है, पपीते के कुछ क्या दिया जाता है, डिजर्ट के रूप में, खाने के रूप में दिया जाता है होटलों में। तो याद ना, इसे डिजर्ट के रूप में, डिजर्ट के रूप में मतलब खाने परोसने के बाद। उसके बाद एक होता है CO7, उसके बाद आता है अपने पास सूप अर्का प्रभात, प्रभात से याद रखो अर्का प्रभात, एक सुप्रभात, ये सूर्या, ये सूर्य है ना, सन मतलब सूर्य, जो सूर्य है ना सेब के आकार का फल होता है, इसमें आकार के फल पाए जाते हैं इसमें, है ना। उसी प्रकार सन सोलो, इसका सनराइज सोलो, सूर्य हो गया, सनराइज सोलो हो गया। एक दो वेराइटी कुछ ऐसी है जो याद रख लेना है, कुर्क हनी ड्यू है ना, उसे पूसा मेजिस्टी है, ये पूसा जो मेजिस्टी है, इसमें सर्वाधिक पपेन भी होता है, क्योंकि CO5 के वेराइटी के बाद अगर सर्वाधिक पपेन निकलता है तो पूसा मेजिस्टी। सूत्रकृमि के प्रतिरोधी भी है, क्या है, सूत्रकृमि के प्रतिरोधी भी है ना। और अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे हिसाब से तो ये वेराइटियाँ हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ किसकी, डायोसिस, तो डायोसिस जो वेराइटी होती है, डायोसिस वेराइटी 2 वेराइटियाँ पूरी, टोटल कितने हैं लिख लो, कुछ वेराइटियाँ, उसकी 2 वेराइटियाँ हैं, देखना क्या क्या। देखो अपने पास होते हैं एक डायोसिस, तो डायोसिस जो वेराइटी है पपीता की, एक आते हैं 1st नंबर में पूसा नन्ना, देखो जो पूसा नन्ना जो वेराइटी है, ये IARI नई दिल्ली के द्वारा विकसित है,
द्वारा विकसित है। किसे? नई दिल्ली द्वारा विकसित है। ये उत्परिवर्तित किस्म है। और ये सबसे बोनी किस्म है, सबसे बोनी किस्म है। अगर मैं बात करूं किसकी, उषा नन्ना और उषा नन्ना जो IRI नई दिल्ली के द्वारा विकसित है, सबसे बोनी उत्परिवर्तित किस्म है। एक आते हैं अपने पास क्या, इसके बाद आती है सेकेंड नंबर में एक और है शायद, उसका नाम है पूसा ड्वार्फ। इंक खत्म हो गई है पेन में शायद। पूसा ड्वार्फ, ये पूसा ड्वार्फ भी जो है ये भी इसकी वेराइटी है जो IARI से विकसित है ना। ये IRI नई दिल्ली के द्वारा विकसित है रहे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इसका जो ये बनाई गई थी तो ये गामा किरणों के विकसित उपयोग करके विकसित की गई थी, है ना। और ये भी बोनी किस्म ग्रह वाटिका के लिए उपयुक्त मानी जाती है। एक होता है पूसा जोइनट। पूसा जोइनट जो होता है, पूसा जोइनट होता है ये टूटी फूटी, है ना, टूटी फूटी कैंडी डिब्बाबंदी है तो उपयुक्त मानी जाती है। अगर मैं बात करूं कुछ अच्छी वेराइटी है जो तेज हवाओं के प्रतिरोधी होती है। तेज हवाओं के प्रतिरोधी, के प्रतिरोधी वो क्या, C1 CO4 CO5 CO6 CO8, ये ऐसी वेराइटी हैं जो क्या है, ये तेज हवाओं के प्रतिरोधी है। आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है और अपने आज पपीता के बारे में पूरा जानकारी में मतलब पूरा पढ़ लिया है ना। और इसके अलावा कुछ मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है। मैंने पपीता की पूरी जन्म कुंडली निकाल के रख दी है, ठीक है। बाकी क्लास अपन कल मिलते हैं। कल का अपना जो फल फ्रूट रहेगा वो क्या रहेगा, केला। क्या पढ़ेंगे अपन कल, तो याद ना, कल मॉर्निंग में अपन केला की क्लास लेंगे। केले के संपूर्ण के बारे में पढ़ा कल प्रयास करेंगे पढ़ने के बारे में। अगर आपको मैं चाहूँगा तो आपको पपीता के बारे में कुछ समझ में आया होगा, नहीं आता है तो मुझे बता दिया करो, मैं वहीं समझा दूंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू।